हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी के द्वारा आयोजित ईओ और आरओ की जो भर्ती है, उसके जो सिलेबस के बी पार्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक। जो साथी रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, परंतु कई ऐसे साथी हैं जो हर क्लास के अंदर कुछ न कुछ साथी ऐसे हैं जो नए जुड़ते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो पार्ट बी के अंदर आपके 3 पोर्शन दिए गए हैं सिलेबस में, उसमें से सबसे पहला जो पोर्शन है, सबसे पहला जो सेशन है, उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जो एक्ट है, नगर पालिका का एक्ट 2009 है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में आपके आते हैं 3 रूल्स। ठीक है, चाहे वो कार्य संचालन से संबंधित है, चाहे समितियों की जो शक्ति और उनके फंक्शंस हैं उनसे संबंधित है, या फिर जो तीसरा नियम आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम। मतलब अगर नगर पालिका को कोई सामान क्रय करना है, कोई परचेजिंग करनी है किसी भी सामान की, या फिर कोई भी सर्विस या निविदा या टेंडर मंगाना है, तो उसके लिए किन किन रूल्स को फॉलो करेंगे, ये हम सब इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे आज के चैप्टर में। और उसके बाद में आपकी जो थर्ड सेक्शन आता है बी पार्ट के अंदर, वो आता है योजनाएं। ठीक है, तो योजनाओं से संबंधित जो मैंने आपको बताया था कि क्या योजना समय समय पर अपडेट होती रहती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार लगभग हम जनवरी के अंदर योजनाएं डिस्कस करें, क्योंकि पहले अगर डिस्कस करते हैं तो आपको बार बार में उसको अपडेट करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि आप जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हो उसका कवर नहीं कर पाए। तो जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, निश्चित रूप से समय से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। और आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, उसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम का। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो और आप में से जो साथी ये पूछ रहे थे कि सर ये क्लासों की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जितनी भी पीपीटी हैं, वो पीपीटी तो आपको इस टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगी। ठीक है, जितनी भी अभी तक क्लासें हुई हैं, ऑलमोस्ट 30+ क्लासें हो चुकी हैं एक्ट के लिए। और उसके अलावा रिवीजन क्लासेज भी हो चुकी है। प्रत्येक जो चैप्टर हमने फिनिश किया है, तो उसके लिए हमने रिवीजन की क्लासें रखी हैं, चाहे वो एक क्लास के अंदर हो या 2 क्लास में। तो निश्चित रूप से आपको जो पीपीटी है, स्लाइड्स हैं, वो यहाँ पे टेलीग्राम में मिल जाएंगी। उसके अलावा जो टेलीग्राम के अलावा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज मिल ही रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप में से कोई परचेज करना चाहता है तो आप अपनी जो नज़दीकी बुक डिपो है वहाँ पे जाके आप बोल देना कि अवनी पब्लिकेशन की EORO पार्ट बी की बुक देना है। ठीक है, उसके अलावा अगर ऑनलाइन आप परचेज करना चाहते हो तो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, या फिर avnipublication.com पे जाकर आप परचेज कर पाओगे। ठीक है, अभी इस बुक को लेने के फ़ायदे क्या होंगे, एक तो आपको क्या है, इजी लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगा, जैसा हम पढ़ रहे हैं उसी लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, इस पोर्शन के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। और जो वर्तमान में ईओ और आरएएस लेवल के जो ऑफिसर वर्क कर रहे हैं फील्ड में, या फिर जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनकी गाइडेंस में ये बुक तैयार की गई है। ठीक है, जिसमें से मेन जो नाम आता है वो हनुमान जी बेनीवाल, जो 76 रैंक है इनकी आरएस के अंदर। और उसके अलावा 2008 में जिन्होंने ईओ के रूप में सफलता प्राप्त की थी, अपनी पोस्ट गेन की थी, तो उनकी गाइडेंस में ये बुक तैयार की गई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास। और आज की क्लास जो हमारी आधारित है वो है, नगर पालिका अगर कोई भी सामान लेती है तो उसके लिए कैसे वो क्रय करेगी, कैसे उस सामान को परचेज करेगी, और कौन कौन सी लिमिट होंगी। मतलब अगर 5 लाख का सामान लेना है तो वो उसकी मंजूरी कौन देगा, अगर 10 लाख का सामान लेना तो उसकी मंजूरी कौन देगा, कितने समय टाइम पीरियड के अंदर जो टेंडर वगैरह हैं वो लेने होंगे। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी अनुबंध किया जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो वो चीज़ें भी हम सभी की सभी यहाँ पे पढ़ लेंगे। आगे बात समझ में। अब आपको ध्यान में ये रखना है, जैसे हमने दो पीछे वाली जो क्लासें पढ़ी थी, इससे पहले जो 2 रूल हमने डिस्कस किए थे, उसमें ध्यान रखना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 था। ठीक है, जो कार्य संचालन और उसके अलावा जो फंक्शंस ऑफ कमेटी के जो रूल हमने पढ़े थे, उसके अंदर जो जो उसके अंदर जो शक्तियां दी गई थी नियम बनाने के लिए, तो वो कहाँ से दी गई थी, 2009 के एक्ट से।
परंतु यह जो सामान करे और अनुबंध नियम है, इसको पावर कहाँ से मिली है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 से। ठीक है, तो ये नियम जो है वो 2009 से पहले तक ये नियम काम करता था नगर पालिका का। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है वो किसको रिप्लेस किया गया है। तो किसको रिप्लेस किया गया था? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 को रिप्लेस करके नया अधिनियम बनाया गया था, जो कि हमने डिस्कस कर लिया 2009। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट जो है वो एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है यहाँ से। अब जो ये 1959 की जो दो धाराएं हैं, एक तो 298 और 80, आपको ये ध्यान में नहीं रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाएगा। बस आपको ये एक ध्यान में रखना है कि 1959 का जो एक्ट है उसके तहत ये नियम बनाए गए हैं। ठीक है, और नियम भी कौन से हैं? 1974 के नियम है। आगे बात समझ में? अब जैसा कि हम, अगर जैसा मैंने एक्ट आपको डिस्कस किया था, उसके अलावा जो दो रूल किए थे एक्ट, और जो भी दो रूल हमने डिस्कस किए, तो उसमें आपको इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि पहला और दूसरा नियम क्या क्या होता है। पहले नियम में तो हम क्या करते हैं कि कब वो नियम या एक्ट लागू हुआ है, प्लस उसका नाम क्या है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं नियम नंबर या पहली जो धारा होती है उसके अंदर। और दूसरी जो धारा होती है उसमें आती है परिभाषाएं, सेम टू सेम ऐसा कैसा इसमें है। तो नियम नंबर पहला है, इसमें ये है कि इस नियम का नाम क्या है। तो इस नियम का नाम क्या है? राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम, ये इसका नाम दिया गया है। और अब इसको बताया गया है कि आरंभ कब से होगा, मतलब ये लागू कब से होगा। तो इसमें दिया गया है कि जब भी राजपत्र के अंदर, राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद में एक माह, जैसे ही वो प्रकाशित हो गया, जैसे मान के चलो कि वो 1 जनवरी को 1 जनवरी को क्या हुआ? प्रकाशित हो गया, पब्लिश्ड हो गया, किसमें? गजट नोटिफिकेशन जो होता है राज्य सरकार का, उसके अंदर या राजपत्र के अंदर प्रकाशित हो गया। तो इसके 1 माह के बाद, ठीक है, 1 माह का मतलब है कि वो 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना, कोई पर्टिकुलर इसमें डेट नहीं दे रखी है, बस ये दे रखा है कि जैसे ही ये प्रकाशित होता है उसके 1 महीने में ये प्रवर्त हो जाता है या फिर लागू हो जाता है। ये चीज़ आपको नियम नंबर 1 में दे रखी है। नियम नंबर 2 के अंदर परिभाषाएं हैं, जैसा कि हमने पिछले जो 2 नियम पढ़े हैं, तो उसके अंदर जो नए लोग जुड़े हैं वो पहले वो नियम देख लें। और इस एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो हम कहाँ से चला रहे हैं? टेलीग्राम पे चला रहे हैं। अभी तक केवल एक ही एमसीक्यू की जो क्विज़ है वो पोस्ट की गई है, उसमें आई थिंक 350 प्लस लोगों ने ये टेस्ट सीरीज या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं जो क्विज़ है उसको अटेम्प्ट किया है। तो आप भी जो नए लोग जुड़े हैं वो उस क्विज़ को दे सकते हैं, और नेक्स्ट जो क्विज़ है वो जल्दी, जैसे ही थोड़ा समय मिलता है तो मैं पोस्ट कर दूंगा। आगे बात समझ में? तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जो परिभाषाएं हैं, अब इसमें जो नए नए वर्ड कीवर्ड यूज किए गए हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो हमें नियम नंबर 2 में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें अगर कहीं भी बोर्ड का नाम आता है, तो क्रय और अनुबंध से संबंधित जो नियम है उनके अंदर हम कुल मिला के 17 के आसपास नियम पढ़ेंगे। तो जितने भी नियम है, ठीक है, जितने भी नियम है उन नियमों को कहीं पे भी ये बात आती है कि बोर्ड से संबंधित, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बोर्ड का मतलब हम क्या समझेंगे। तो बोर्ड से आपको जहाँ भी कहीं बोर्ड का नाम आ जाता है तो वहाँ पे आपको समझना है कि नगर परिषद की ही बात हो रही है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, और निश्चित रूप से अगर आप कोई कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बोर्ड से संबंधित कौन से संस्था को बोर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको केवल नगर परिषद में करना, आपको दिग्भ्रमित करने के लिए या फिर कंफ्यूजन के लिए आपको नगर पालिका का नाम दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, नगर पालिका का नाम दे सकता है या फिर नगर निगम का नाम दे सकता है या फिर XYZ कोई भी संस्था का नाम दे सकता है, परंतु आपको ध्यान में रखना है कि बोर्ड का मतलब है कि नगर परिषद, केवल इस नियम के लिए। ठीक है, अगर कहीं पे भी क्रय अधिकारी की बात आती है, परचेजिंग ऑफिसर की अगर कहीं बात आती है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि मांगकर्ता अधिकारी की अगर बात आती है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे कार्यपालक से बात की जा रही है, कार्यपालक के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और ये कार्यपालक अधिकारी कौन होगा? जो भी नगर परिषद का आयुक्त है,
उसको क्या माना जाएगा, कार्यपालक अधिकारी माना जाएगा। मतलब इसमें कुल मिलाकर मोटा मोटी आपको ध्यान में रखना है कि 3 डेफिनेशन दी गई है। उसमें से सबसे पहली डेफिनेशन आती है बोर्ड की, बोर्ड का मतलब है नगर परिषद। उसके बाद में जो दूसरे नंबर की डेफिनेशन आती है उसमें आता है परचेजिंग ऑफिसर या मांगकर्ता अधिकारी, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कार्यपालक अधिकारी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन या फिर तीसरी डेफिनेशन दे रखी है कार्यपालक से संबंधित, कौन कार्यपालक होगा, तो जो नगर परिषद का जो आयुक्त होंगे, ठीक है। या फिर मैं मान के चलूँ कल को जैसे आप ईओ बन जाओगे, जैसे ही आपका प्रमोशन होता है तो आपको आयुक्त बना दिया जाएगा। सबसे पहले आप ईओ बनोगे नगर पालिका में, फिर नगर परिषद में आपका जैसे प्रमोशन होता है तो आपको क्या बना दिया जाएगा, आयुक्त बना दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये मान के चलो कि कार्यपालक का मतलब आप खुद से ही लगा के चलना। आगे बात समझ में। दो नियम हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा नियम आता है निविदा द्वारा सामान का क्रय करना या फिर कार्य का निष्पादन करना। अब सामान का क्रय का मतलब है कि अगर नगर पालिका को कोई भी सामान चाहिए, है ना, जैसे मान के चलो नगर पालिका को तो कचरा उठाने के लिए गाड़ी चाहिए एक तरीके से, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, निविदा जारी की जाएगी, मतलब एक टेंडर जारी किया जाएगा, ठीक है। टेंडर जारी किया जाएगा तो उसमें जो भी सामान है जिसको हमें क्रय करना है, नगर पालिका को क्रय करना है, तो उसके बारे में निविदा जो है वो आमंत्रित की जाएंगी, ठीक है। अब ये सामान से संबंधित क्या हर एक सामान के लिए की जाएगी, जैसे मान के चलो नगर पालिका को एक रिम चाहिए, रिम का मतलब है, या फिर पेन मान लो कि पेन पेन चाहिए 50 पेन, ठीक है। 50 पेन चाहिए तो 50 पेन अगर हम 5 रुपए भी प्राइस मान के चलें तो 250 रुपए के पेन हो गए। तो क्या इसके लिए निविदा जारी की जाएगी या फिर निविदा आमंत्रित की जाएगी? नहीं, एक पर्टिकुलर लिमिट तय की गई है, क्योंकि अगर 250 पेन के लिए हम ऐसे तो छोटी छोटी चीज़ है जैसे माचिस मान के चलो कि नगर पालिका को कोई भी XYZ काम के लिए 10 माचिस चाहिए, तो क्या उन 10 माचिसों के लिए निविदा जारी की जाएगी या फिर आमंत्रित की जाएगी? नहीं, क्योंकि उसमें 10 माचिसों के जितने रुपए नहीं होंगे उससे ज़्यादा तो उस पर खर्चा हो जाएगा कार्यवाही के अंदर, उससे ज़्यादा तो भागा दौड़ हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि अलग अलग, ये तो सामान के बारे में। अब जैसे कार्य का है, कार्य का मतलब है कि जैसे नगर पालिका की कोई गाड़ी फंस गई, ठीक है। जैसे कल को आप ही ईओ साहब बन गए और ईओ की कहीं पानी के अंदर क्या हुआ, गाड़ी फंस गई। अब पानी से गाड़ी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, जेसीबी, ठीक है। या फिर कोई भी टो करने के लिए कोई क्रेन वगैरह चाहिए। तो उस सर्विस को, उस कार्य को निष्पादन के लिए भी ध्यान रखना, लिमिट तय की गई है। तो इसमें ध्यान रखना दो चीजें हैं, अगर कोई सामान से संबंधित है, सामान से संबंधित है तो ध्यान रखना 1000 रुपये, अगर कोई 1000 रुपये से अधिक का सामान खरीदना है तो ही टेंडर जारी किया जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसा कार्य करना है जिसके रुपए कितने लगते हो, 2000 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये से अधिक का कोई कार्य निष्पादन करवाना है, कोई सर्विस हमें लेनी है 2000 रुपये से अधिक की, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, निविदाएं जारी की जाएंगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैसे देने को तो इसमें 1-1.5 पैराग्राफ दे रखा है नियम में, परंतु आपको ये ध्यान में रखना, अगर सामान से संबंधित है तो 1000 रुपये, अगर कार्य से संबंधित है तो 2000 रुपये। आगे बात समझ में। अब आता है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में क्या कहा गया है कि अलग अलग जो भी सामान क्रय किए जाएंगे तो वो अलग अलग लिमिट के होंगे। मतलब जैसे 1000 रुपये की लिमिट तो हमने देख ली। अब क्या होगा कि जैसे 50,000 रुपये का सामान लेना है तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा निविदा के लिए, ठीक है। जो निविदा का जो समय होगा उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कोई कोई भी सामान है जिसकी कीमत क्या है, 1,00,000 रुपये, या तो 1,00,000 रुपये है या फिर इससे कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो निविदा का जो समय होगा वो कितने दिन डिसाइड किया गया है, 7 दिन, ठीक है। सामान्य स्थिति की हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो निविदा का समय कितना हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा, ठीक है। अगर 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक की सीमा का सामान क्रय करना है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 1,00,000 या फिर इससे कम, तो ऐसी कंडीशन में 7 दिन। अगर ऐसी कंडीशन के बाद में जैसे मान के चलो कोई सामान खरीदना है जिसकी कीमत 1,00,000 से है, 1,00,000 से अधिक है परंतु 10,00,000 से कम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 10 दिन का समय दिया जाएगा निविदा के लिए या टेंडर के लिए। परचेजिंग अगर हमें करनी है तो ऐसी कंडीशन में 10 दिन का समय दिया जाएगा कि भाई 10 दिन के अंदर आप अपनी निविदा जो है वो फाइल कर सकते हो। तो जो भी बाजार के अंदर उस कैटेगरी के जो भी वो सामान रखते हैं वो लोग क्या करेंगे, अपनी निविदा फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। 10,00,000 का हमने डिस्कस कर लिया। अब 10,00,000 से
100 लाख या फिर हम बोल सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 15 दिन के अंदर निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। उसके अलावा अगर 100 लाख से अधिक है, मतलब 1 करोड़ से अधिक की कोई संपत्ति या फिर सामान खरीदना है, तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, 30 दिन हो जाएगी। तो आप इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? तो वैसे तो बुक में दे रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जिन लोगों ने परचेज कर लिए। उसके अलावा जो लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं साथ में, तो आपको ध्यान में रखना है ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज नहीं रखनी है, आपको डायरेक्ट ऐसा रखना है कि 1 लाख से कम 7 दिन। आगे बात समझ में? 1 लाख से 10 लाख तक कितने हो गए, 10 दिन। फिर 10 लाख से 100 लाख तक कितने हो गए, 15 दिन। उसके बाद में 100 से अधिक या फिर 1 करोड़ रुपए से अधिक कितने हो गए, 30 दिन। आगे बात समझ में? इस प्रकार आपको नियम नंबर 4 में ध्यान रखना है। अब ये जो समय है, इसकी गणना कब से की जाएगी? ये 7 दिन कब से होंगे? मतलब 7 दिन तो हमने डिस्कस कर लिए, या 10-15 दिन या 30 दिन हमने डिस्कस कर लिए, परंतु इनकी गणना कब से की जाएगी? ठीक है, तो जो गणना या फिर काउंटिंग जो इन दिनों की जाएगी, वो की जाएगी जब भी नगर पालिका को ऐसे सामान की जरूरत होगी। तो नगर पालिका क्या करती है, समाचार पत्र में, समाचार पत्र में क्या करेगी, एक नोटिस जारी करेगी। ठीक है, तो इस नोटिस के जारी करने से, जब भी ये नोटिस जारी किया जाएगा, उससे आगे हम 7 दिन काउंट करेंगे। जैसे मैं हर बार आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम 1 जनवरी को नोटिस जारी करते हैं, हम का मतलब है कि जैसे आप कल को ईओ बन गए, आप जैसे ही ईओ बनते हो तो 1 जनवरी को आपने नोटिस जारी किया, ठीक है, कितने सामान का, 50,000 रुपये का सामान है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आने वाले 7 दिन है, आने वाले 7 दिन मतलब 8 तारीख तक, 8 जनवरी तक जो भी निविदाएं हैं वो आमंत्रित कर ली जाएंगी। ये चीज़ें आपको नियम नंबर 4 के अंदर दे रखा है। कुल मिला के जो 4 नंबर नियम है, अभी तक हमने समय की डिस्कस किया है। उसके बाद में अगर ये समय मान के चलो इमरजेंसी ऐसी हो जाती है, आकस्मिक ऐसी घटना हो जाती है कि तुरंत तुरंत में सामान चाहिए, ये जो 7 दिन 10 दिन या 15 दिन का समय नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक समिति बनाई जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं मैं। क्या होगा, इस समय को कितना कम किया जा सकता है, 48 घंटे, 48 घंटे कम किया जा सकता है। जैसे मान के चलो ये 7 दिन है, तो इस 7 दिन में से 48 घंटे जो है वो कम कर दिए जाएंगे। जैसे ये 30 दिन है, तो इसको 48 घंटे कम किए जा सकते हैं। परंतु ये कम क्या मनमर्जी से किया जाएंगे? नहीं, इसके लिए क्या किया जाएगा, एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, एक समिति का गठन किया जाएगा। अब इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? अब सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि 2 कंडीशन होंगे इसके अंदर। या तो जो ये नगर परिषद के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नगर परिषद की जो हमने बात की है, तो अगर ये नगर परिषद जिला मुख्यालय पर है, जिला मुख्यालय का मतलब है कि जैसे आप सभी लोगों को समझ में आए तो आ जाए, तो मैं जयपुर की बात कर लेता हूँ। जयपुर में मान के चलो कोई नगर परिषद है, वो जयपुर हेडक्वार्टर पर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी कलेक्टर है, जो भी कलेक्टर है उसको उस समिति में शामिल किया जाएगा। अगर जिला मुख्यालय से अलग है, जिला मुख्यालय से अलग है, मतलब मान के चलो कोई नगर परिषद है और वो कहाँ पे है, जिला हेडक्वार्टर से अलग है। जैसे मान के लो जयपुर की हम कंडीशन माने, तो अगर जयपुर हेडक्वार्टर पर है तो वहाँ कौन शामिल करेंगे, किसको शामिल करेंगे, कलेक्टर को। अगर जिला मुख्यालय से अलग है, मतलब मान के चलो कि जयपुर का हमने केस लिया है और सांगानेर की बात हो रही है, सांगानेर नगर परिषद की अगर बात हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी वहाँ के एसडीएम होंगे या उपखंड अधिकारी जो होंगे, उसको शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे कलेक्टर तो है नहीं, तो कलेक्टर की जगह कौन काम करता है, एसडीएम। ठीक है, तो एसडीएम को हम क्या कर लेंगे, उस समिति में शामिल कर लेंगे। आगे बात समझ में? उसके अलावा जो भी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं या नगर परिषद के जो भी अध्यक्ष हैं, उसको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी आयुक्त हैं, आयुक्त का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से अगर आप सीरियस हो पढ़ाई के से रिगार्डिंग, तो आप ही आयुक्त बनोगे किसी न किसी नगर परिषद या नगर पालिका के अंदर। ठीक है, अगर नगर पालिका में बनते हो तो ईओ बन जाओगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर आप क्या बन जाओगे, आयुक्त बन जाओगे। ये 3 लोगों की समिति होगी और इनका जो निर्णय होगा, इनका जो निर्णय है उसको क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। मतलब इन्होंने अगर डिसाइड कर दिया कि भाई टाइम पीरियड घटाना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इनका डिसीजन जो अंतिम मान लिया जाएगा।
ये चीज़ आपको दे रखी है नियम नंबर 4 के अंदर। आ गई बात समझ में? नियम नंबर 4 में हमने एक तो ये 7, 10, 15 और 30 का टाइम पीरियड पढ़ लिया। 1 लाख से है, फिर 1 से 10 लाख है, फिर 10 से 100 लाख है और 100 लाख से अधिक है। ठीक है। गणना मैंने आपको बताया कि समाचार पत्र में नोटिस जारी करते ही किया जाएगा। आ गई बात समझ में? उसके बाद में अगर इसको टाइम पीरियड को कम करना है तो उसके लिए क्या बनी जाएगी? समिति बनाई जाएगी। और उस समिति में कौन होंगे? अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है तो कलेक्टर, और अगर दूसरी जगह पे है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा कहीं दूसरी जगह नगर परिषद है, तो वहाँ पे एसडीएम को शामिल किया जाएगा। उसके अलावा नगर परिषद के अध्यक्ष होंगे और आयुक्त को शामिल कर लिया जाएगा। कुल मिला के 3 लोगों की ये समिति बनेगी। आ गई बात समझ में? नियम नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया है। नियम नंबर 5 है कि अगर नगर पालिका मान के चलो कोई भी सामान खरीदती है, 2 कंडीशन के अंदर है, या तो सामान खरीदते हैं या फिर कोई भी अनुबंध करती है। ऐसी कंडीशन में जो भी निविदाएं आमंत्रित की गई है, जो भी टेंडर है, टेंडर क्या किए गए हैं? इनवाइट किए गए। ठीक है। टेंडर इनवाइट किए गए और किसी ने भी टेंडर जो है वो फाइल नहीं किया, मतलब अपर्याप्त संख्या में, अपर्याप्त संख्या में क्या हुआ? निविदाएं प्राप्त हुई। जैसे मान के चलो केवल एक ही व्यक्ति ने निविदा जो है वो फाइल की, मतलब जैसे नगर पालिका को कोई भी टेंट लगवाना है। ठीक है। टेंट लगवाना, उस टेंट के लिए नगर पालिका ने ये कहा कि सभी लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? टेंडर जो है वो, या फिर निविदा जो है वो फाइल कर सकते हैं। अपनी तरफ से जो भी प्राइस कोटेशन है उसको नगर पालिका में दायर कर सकते हैं कि भैया हम 50,000 रुपये में टेंडर लगा देंगे, कोई कहेगा हम 40 में लगा देंगे। ये नगर पालिका का अनुमान था, परंतु हुआ क्या कि वहाँ पे केवल एक व्यक्ति ने ही फाइल की। ठीक है। और उसने भी क्या किया, जैसे 50,000 रुपये का टेंट लगना था लमसम। ठीक है। और उसने रुपए मांग लिए 1.5 लाख रुपए। ठीक है। मतलब उस कार्य या फिर उस सामान की कीमत लगभग 50,000 रुपये थी, परंतु ऐसी कंडीशन हो गई कि 1.5 लाख रुपए आपसे मांग लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? अगर अपर्याप्त संख्या के अंदर निविदाएं प्राप्त होती हैं तो क्या होगा? जो भी निविदा है वो वापस से जारी की जाएगी, मतलब नए सिरे से निविदाओं का आमंत्रित किया जाएगा कि भाई ये पूरी जो प्रोसेस पीछे थी उसको तो कैंसिल कर दिया, अब नए सिरे से नोटिस जारी किया जाएगा उसी कार्य के लिए। आगे बात समझ में? ये आपको नियम नंबर 5 में दे रखा है। उसके बाद में नियम नंबर 6 आता है, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया किस रूप में होगी, मतलब किस किस तरीके से हम निविदाएं जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कितनी कैटेगरियों में टेंडर को डिवाइड किया गया है, ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे, और उनके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि कोई विशेष प्रावधान किया गया हो तो उसके तहत हम क्या कर सकते हैं? निविदाओं से छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम नियम नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो निविदाओं का आपको मैं बताऊं, जितनी भी निविदाएं हैं वो 3 प्रकार से आमंत्रित की जाती हैं। सबसे पहले आता है विज्ञापन या फिर खुली निविदा। ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं सार्वजनिक निविदा। आगे बात समझ में? और इसी को क्या बोल देते हैं? विज्ञापन निविदा। ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है सीमित निविदा। ठीक है। और लास्ट जो कंडीशन आती है वो आती है एक फर्म से आवेदन, या फिर एक फर्म से निविदा। आगे बात समझे? तो हमने निविदाओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। सबसे पहली है खुली निविदा। खुली निविदा का मतलब है कि इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है। जैसा आपको यहाँ पे नाम देख के समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, जो भी नगर पालिका है वो क्या करेगी? न्यूज़पेपर के अंदर एक विज्ञापन दे देगी। ठीक है। अब जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग क्या करेंगे? इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इसके अंदर क्या हुआ कि एक बेसिक लिमिट जो है वो डिसाइड कर दी गई है, 5,000 रुपये। अगर 5,000 रुपये तक या फिर इससे अधिक है तो ही हम क्या कर सकते हैं? खुली निविदा जारी कर सकते हैं, या फिर खुली निविदा को आमंत्रित कर सकते हैं। कोई भी राशि है जो 5,000 से अधिक है उसी के लिए हम क्या करेंगे? खुली निविदा जो है वो आमंत्रित करेंगे।
उसके बाद में आती है सीमित निविदा। सीमित निविदा का मतलब है कि नगर पालिका क्या करेगी, एक पर्टिकुलर एरिया फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप बना देगी और उसी ग्रुप से ही निविदा आमंत्रित की जाएंगी। मान के चलो आपको क्या करनी है कि स्टेशनरी का सामान लेना है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, जो डेली बेसिस पे चीज़ें होती हैं। तो आपको मान के चलो कि 50,000 रुपये की क्या लेनी है, स्टेशनरी लेनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्या होगा, एक अलग से लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, एक क्या होगा, अलग से लिस्ट बनाई जाएगी जो भी क्रय अधिकारी हैं। आपको यही बता देता हूं मैं। हाँ, तो सीमित निविदा के अंदर क्या होगा, क्रय अधिकारी एक लिस्ट बना देगा, लिस्ट बनाएगा और इस लिस्ट के अंदर उन लोगों को शामिल करेगा जो कि उसे उसके अनुसार, क्रय अधिकारी के अनुसार ऐसा लगे कि ये लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी सर्विस है या फिर जो भी सामान है, जैसा मैंने आपको स्टेशनरी का बताया था। तो अगर जो भी स्टेशनरी से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, जो उस एरिया के अंदर प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, जिनको ये लगता है कि ये समय पर चीज़ें जो है वो सप्लाई कर देंगी या जो भी सर्विस है वो दे देंगी, तो अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। चाहे वो टेंट से संबंधित है तो टेंट से संबंधित 10 लोगों के नाम लगा देंगे लिस्ट के अंदर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो टेंट की सर्विस है वो प्रोवाइड करवाते हो। ठीक है, अब जैसे कोई फंक्शन हुआ कहीं पे, आपकी जो नगर पालिका क्षेत्र है, जैसे मान के चलो जयपुर है, या फिर जयपुर तो चलो ज़्यादा प्रचलित हो जाता है, कोई भी XYZ मान के चलो नागौर है। ठीक है, तो नागौर के अंदर मान के चलो कि जो भी नगर परिषद है उसके अंदर कोई भी अधिकारी आ रहे हैं या फिर कोई भी सर्वे हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे प्रशासन आपके संग है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो पानी के लिए जितने भी जो भी वाटर प्योरीफायर के जो सप्लाई करते हैं पानी की, तो उनकी एक अलग लिस्ट बन जाएगी। जो टेंट वाले हैं उनकी अलग लिस्ट बनेगी। तो ये लिस्ट कौन बनाएगा, क्रय अधिकारी बनाएगा। ठीक है, तो जितनी भी सीमित निविदाएं होंगी वो उस लिस्ट के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं उनसे निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है, जो पैसों की जो लिमिट है, उसको रखा गया है 10,000 से कम। मतलब जो 10,000 से कम रुपए की राशि है उसी के लिए ये सीमित निविदाएं जो है वो आमंत्रित की जा सकती हैं। अगर 10,000 से अधिक है, मान के चलो 11,000 रुपये कोई खर्चा आ रहा है एस्टिमेट, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे सीमित निविदाएं नहीं जारी की जाएंगी। आगे बात समझ में। ये तो हो गया सीमित के संबंधित। अब क्या हुआ, सीमित को भी छोड़ के केवल एक ही फर्म से हमें कोई सामान खरीदना है या कोई सर्विस खरीदनी है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, 1,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। ये आपको रुपए की लिमिट ध्यान में रखनी है। खुली निविदा के लिए 5,000 से अधिक होना चाहिए, एक फर्म के लिए 1,000 रुपये से अधिक होना चाहिए, और जो सीमित निविदा है उसकी जो अमाउंट है वो ध्यान रखना है कि 10,000 से कम है। ठीक है, 10,000 रुपये से कम की अगर कोई राशि है तो उसके लिए क्या होगा, सीमित निविदाएं जारी की जा सकती है। आ गई बात समझ में। अब क्या होगा, जैसे ही ये सूची के अंदर शामिल करना है, करे अधिकारी क्या करेगा, इस सूची में शामिल करेगा। तो इस सूची में शामिल होने से पहले क्या करना पड़ेगा, 25 रुपये अग्रिम राशि या फिर गारंटी के लिए राशि करनी पड़ेगी, क्योंकि 1974 का नियम है। तो अभी तो शायद आपको लग रहा होगा 25 रुपये कम है, पर उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा थे। अभी तक इसमें कोई चेंज किया नहीं गया है। ठीक है, तो 25 रुपये क्या करनी पड़ेगी, प्रतिभूति राशि या फिर गारंटी के लिए जो मनी है, सिक्योरिटी जो प्राइस है वो पहले जमा करनी पड़ेगी, जो भी फर्म अगर इसमें शामिल होना चाहती है। ठीक है, उसके अलावा क्रय अधिकारी क्या करेगा, अगर किसी भी फर्म को इसमें शामिल करता है इस लिस्ट के अंदर सीमित निविदा के लिए, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इससे प्रॉपर पूछताछ भी करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि भाई जो फर्म हम कर रहे हैं वो कहीं करप्ट तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसकी प्रॉपर एक जांच पड़ताल की जाएगी, उसी के बाद में उसे फर्म में शामिल किया जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये चीज़ें आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिनके तहत इनको छूट दी गई है। ठीक है, ये तो सामान्य स्थिति है। अब क्या होगा, इनको छूट दी गई है, कुछ ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर क्या की गई है, छूट दी गई है, रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें सबसे पहली जो छूट है, अगर कोई भी ऐसा मैटर है, कोई भी सामान है या फिर कोई भी माल है, अगर वो स्वत्वधारी है, जैसे आपकी जो बेसिक जो बेयर एक्ट है उसके अंदर क्या दिया गया है, स्वत्वधारी। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि प्रोपराइटर से संबंधित कोई भी काम है, अगर प्रोपराइटर से संबंधित कोई भी सामान है
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको छूट दी गई है इन निविदाओं से संबंधित, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इन निविदाओं के बिना भी कार्य कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। उसके अलावा कोई भी गाड़ी है, कोई भी प्रकार की यान है, यान फिर बोल सकते हैं गाड़ी है, इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं। सबसे पहले अगर कोई गाड़ी है वो खराब हो गई, अब उसका कोई भी पुर्जा लेना है, कोई भी हमें पार्ट लेना है और उसकी कीमत कितनी है, 1000 रुपये से कम है, 1000 रुपये तक है। अगर उस पुर्जे की कीमत कितनी है, 1000 रुपये तक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसके लिए कोई भी निविदा जो है वो जारी नहीं की जाएगी, ठीक है। और यही ध्यान रखना, अपवाद दो कंडीशन मैंने जो आपको बताई थी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर फायर ब्रिगेड से संबंधित कोई गाड़ी है या अग्निशमन की कोई गाड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पुर्जे हैं उनको कहाँ तक छूट दी गई है, 25,000 रुपये तक। आगे बात समझ में, अगर कोई पुर्जा है जो 25,000 रुपये तक का है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसके लिए निविदा जो है वो जारी नहीं की जाएंगी। ये चीजें आ गई आपको गाड़ी से संबंधित। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि और कौन कौन सी छूट है। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी सरकारी उपक्रम से सामान खरीदा जाता है, सरकारी उपक्रम से सामान या सर्विस क्रय की जाती है, ठीक है, और उसके लिए क्या करना हो, टेंडर अगर आमंत्रित करना हो, तो उसके लिए ध्यान रखना कोई भी टाइम लिमिट या फिर कोई भी टेंडर का प्रावधान नहीं किया गया है, उनको क्या की गई है, छूट दे दी गई है। अभी सरकारी उपक्रम कौन कौन से हो सकते हैं, सरकारी उपक्रम में हो सकता है कि हमें कोई ऐसा सामान खरीदना हो जो कि कृषि उद्योग से संबंधित हो, ठीक है, कृषि उद्योग से संबंधित हो, और उसको हम कहाँ से खरीदें, राज्य सरकार से। राज्य सरकार का जो कृषि विभाग है वहां से हमें खरीदें, मतलब जैसे मान के चलो कि आपको 1000 पौधे लगाने हैं, ठीक है, 1000 पेड़ लगाने हैं आपको अपने नगर पालिका परिषद में। और आप क्या करोगे, जो कृषि विभाग के अंडर जो नर्सरी आती है, अगर आपको वहां से डायरेक्ट परचेज करने हैं, जो सरकार की जो नर्सरी है उसको वहां से आपको परचेज करने हैं, 1000 मान के चलो, 10,000, जितने भी अमाउंट में आपको पौधे या पेड़ जो है वो परचेज करने हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, कोई भी टेंडर से संबंधित कार्रवाई नहीं होगी, डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान के चलो कोई भी कपड़ा विभाग से संबंधित है, अब कपड़े के अंदर हथकरघा भी आ जाता है, या फिर जो भी खादी ग्रामोद्योग वगैरह जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, वहां से हमें कोई सामान परचेज करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोई भी टेंडर वगैरह की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। आगे बात समझ में। उसके अलावा जो राज्य सरकार की जो थोक विक्रय केंद्र है, वहां से हमें कोई सामान खरीदना है, हमें का मतलब है कि नगर पालिका को या नगर परिषद को, ठीक है। इस नियम के अनुसार नगर परिषद को अगर कोई सामान खरीदना है जो भी सरकारी उपक्रम है उनसे, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि कृषि उद्योग से संबंधित हो सकते हैं, कोई भी हथकरघा से संबंधित हो सकते हैं, खादी ग्रामोद्योग हो सकता है, उसके अलावा कोई भी उपभोक्ता भंडार हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर वहां से हमें कोई परचेज करना है, तो इनके लिए क्या की गई है, छूट दी गई है। आगे बात समझ में। ये तो होगी मोटा मोटी जो आपको दे रखे हैं। अब चौथे नंबर की जो छूट आती है वो है कि अगर राज्य सरकार कोई भी प्रावधान कर देती है, राज्य सरकार द्वारा अगर कोई भी निर्धारित कर देती है कि भैया इस कोई भी XYZ मैटर है उसके अंदर आपको क्या करना है, निविदा की जो प्रक्रिया है वो नहीं अपनानी है, या फिर निविदा से छूट दे दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, राज्य सरकार का जो आदेश होगा वो सर्वसर्वा होगा, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे छूट छूट दे दी जाएगी। आ गई बात समझ में। अब एक अलग से जो प्रावधान किया गया है, वो प्रावधान किया गया है जो भी खुली निविदाएं हैं। खुली निविदाएं मतलब जो हम 5,000 से संबंधित पढ़ रहे हैं, 5,000 की जो हमने लिमिट पढ़ी है, इसमें भी एक छूट के प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान क्या है कि अगर कोई भी ऐसी राशि है जो 5,000 से अधिक तो है, परंतु ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसमें जो इस लिमिट है, जो 5,000 की जो लिमिट है, इससे बाहर हो, तो उसके लिए मतलब कुल मिला के देखो, मैं आपको सीधी सीधी बताऊं कि जैसे 50,000 रुपये की कोई भी निविदा हमें आमंत्रित करनी है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी खुली निविदा है उसके बजाय हम सीमित निविदा भी अपना सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि सीमित निविदा का जो टाइम पीरियड है वो, सॉरी, प्राइस जो है वो कितनी है, 10,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये तक ही हम सीमित निविदाएं आवंटित कर सकते हैं। परंतु आपको एक नियम ऐसा दिया गया है जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, सीमित निविदाओं की जो लिमिट है जो 10,000 तक की सीमित की गई है, उससे हम एक्स्ट्रा की जो अमाउंट है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सीमित निविदाएं आमंत्रित कर सकते हैं। मान के चलो आपको 50,000 रुपये के कोई डॉक्यूमेंट लेने हैं, ठीक है, या फिर आपको सीधी सीधी मैं आपको एग्जांपल बताऊं आपको समझाने के लिए कि रीट की एग्जाम होगी अभी, ठीक है, रीट की एग्जाम होगी। अब रीट की एग्जाम के लिए मान के चलो कि आपको कैमरे लगाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं आपको सेंटर पे, उसके लिए क्या होगा, नगर परिषद को अधिकृत किया गया, ठीक है, नगर परिषद को क्या किया, कैमरे लगवाने के लिए अधिकृत कर दिया। अब ये क्या चीज़ है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, ठीक है, मतलब गोपनीय चीज़ है। अगर ये सामने, सभी के सामने अगर सार्वजनिक रूप से हम आमंत्रित करेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो भी गोपनीयता है वो भंग हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी क्रय अधिकारी है, जो भी क्रय अधिकारी है, यदि उसे लगता है कि उचित कारणों सहित, अगर उसको कोई ऐसा कारण लगता है कि जिसके कारण क्या करना हो, कहीं पे खुली निविदा अगर आमंत्रित करनी है, खुली निविदा की जगह क्या करना चाहिए, सीमित निविदा आमंत्रित करनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने आपको रेट वाला एग्जांपल बताया, तो क्रय अधिकारी जो परचेजिंग ऑफिसर है उसको ये लगे कि अगर कहीं पे खुली निविदा की जगह पे सीमित निविदा आमंत्रित करनी है, तो वह क्या करेगा, कारणों सहित जो भी निविदा है वो आमंत्रित कर लेगा, परंतु उसको जो रीजन है, जो भी कारण है उनको मेंशन करना होगा। ये आपको केवल खुली निविदा से संबंधित आपका प्रावधान किया गया है कि जहां जहां अगर जरूरत होती है वहां हम खुली निविदा की जगह पे क्या कर सकते हैं, सीमित निविदा को आमंत्रित कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब ये जितनी भी निविदाएं होंगी, जितनी भी टेंडर होंगे, उनके अंदर जितनी भी डिटेल है, कोई भी XYZ काम है, जैसे मैंने आपको टेंट का बताया था या कैमरे का बताया, कोई गाड़ी हमें परचेज करनी है, तो अगर जिस भी चीज़ से संबंधित निविदाएं हैं उसकी पूरी डिटेल आपको उसमें देनी होगी। अब जैसे मान के चलो कोई भी सामग्री है, सामग्री की किस्म मतलब किस टाइप की, आप जैसे गाड़ी की बात करें तो कितने सीसी उसका इंजन होगा, उसकी जो टायर की जो साइज़ है वो कितनी होगी, अगर उसके अंदर कितना वेटेज, वेट जो है वो कितना लिया जा सकता है, तो ऐसी जो भी कंडीशन है तो वो सभी की सभी उसके अंदर शो करनी होगी, जो भी डिटेल होंगी, ठीक है। कितने समय के अंदर यह जो भी गाड़ी है या टेंट है, कोई भी चीज़ है, तो वो कितने समय के अंदर हमें प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। अब वो जो प्रोवाइड करवाएगी वो कहाँ पे करवाना है, मान के चलो हमें गाड़ी खरीदनी है तो वो जयपुर से हमें मिलेगी, या फिर हमें डायरेक्ट हमें जो भी हमारा कार्यालय है वहाँ पे डिलीवर कर दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें जितनी भी डिटेल हैं वो निविदा के अंदर लिखी जानी चाहिए। आगे बात समझ में। अब उसके अलावा अगर कहीं भी अगर मान के चलो निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं, निविदा आमंत्रित करने के बाद में क्या होगा कि कहीं पे भी क्रय अधिकारी को ऐसा लगता है, जो भी क्रय अधिकारी है उसके नॉलेज में ऐसी चीज आती है कि जो दर, सामान की जो दर है, सामान की जो दर है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, या फिर अनुचित रूप से सामान जो है वो उसकी रुपए लगाए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी क्रय अधिकारी है वो निविदा कर्ता से बातचीत करेगा, ठीक है, बातचीत करने के बाद में क्या होगा, दर को कम करवा देगा। अगर दर को कम नहीं किया जाता है तो फिर क्या करना है, निविदा क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकते हैं, या फिर निविदा को क्या करेंगे, रद्द कर सकते हैं। आगे बात समझ में। और रद्द करने के बाद में नई निविदा आमंत्रित की जाएगी। आपको मैं एग्जांपल से अगर बताऊं, मान के चलो क्रय अधिकारी ने 5,000 व्हीकल के लिए, या फिर 500 कचरे की गाड़ियां, कचरा उठाने के लिए जो गाड़ियां हैं वो 500 गाड़ियां परचेज करनी है। 500 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। अब ये निविदाकर्ता ने क्या किया कि जैसे गाड़ी तो होनी चाहिए थी 4 लाख रुपए की, और इसने क्या किया कि प्रत्येक गाड़ी के ऊपर
10,000 रुपये बढ़ाकर इसकी प्राइस कर दी 4,10,000 रुपये। ठीक है, ये इसकी प्राइस कर दी। अगर फिर क्या हुआ कि जो परचेजिंग ऑफिसर है इसको ये लगता है कि ये 10,000 रुपये तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं हमारे, तो क्या होगा, ये उस कंपनी से बात करेगा जिस कंपनी को इसने टेंडर दिया था। अब ये कंपनी से ये कहेगा कि भैया ये 10,000 रुपये जो लग रहे हैं ये ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब जो बाजार की जो प्राइस है, सामान्य प्राइस वो 4 लाख रुपए की है, परंतु आप हमसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, आपस में बातचीत करके ये 10,000 रुपये कम हो जाएंगे। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर 10,000 रुपये कम नहीं होते, मान के चलो वो गाड़ी वाले हैं ये बोल रहे हैं कि हम तो 4,10,000 रुपये में लेंगे, आपको लेना तो लो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी टेंडर था उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अनुचित अगर प्राइस लगाई जाती है, अनुचित दर या अनुचित रेट से रुपए लगाए जाते हैं, तो क्या होगा, जो निविदा है उसको रद्द कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे क्या किया जाएगा, नई निविदाएं, नए टेंडर जो है वो आमंत्रित इनवाइट कर लिए जाएंगे। ये आपको नियम नंबर 6 के अंदर दे रखा है। ठीक है, और सबसे लास्ट का जो प्रावधान इसमें किया गया है कि अगर कोई भी सामान है, जैसे राजस्थान में कोई भी नगर परिषद है, मान के चलो सिक्कर है। अब सिक्कर के अंदर हमें कोई सामान खरीदना है और वो सामान बना हुआ है गुजरात के अंदर। ठीक है, मतलब राजस्थान से बाहर, राज्य से बाहर का कोई सामान हमें परचेज करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेटेड जो भी या फिर राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्धारित न्यूज़पेपर होगा उसके अंदर प्रकाशित करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में समाचार पत्र में नोटिस जारी करना पड़ेगा। वो नोट, जो भी ये समाचार पत्र है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। आ गई बात समझ में। तो नियम नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा आपको थोड़ा लंबा लगा होगा, परंतु आप जैसे वापस से देखोगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और साथ साथ में मैं क्या है कि एग्जाम्पल देता चल रहा हूँ, तो इससे क्या है आपका समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब नियम नंबर 7 में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसी संस्था है, कोई भी संस्था हो सकती है या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या संस्था है, उसने क्या किया कि दो चीजें हो जाए, या तो उसने क्या किया है भ्रष्ट आचरण, ये कीवर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इनसे ही पुटअप किए जाएंगे, या फिर हो सकता है अनाचार। भ्रष्ट आचरण और अनाचार का मतलब है कि लो क्वालिटी का सामान दे दिया हो। मान के चलो आपको, हम स्टार्टिंग से जैसे गाड़ी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम उसी का ले लेते हैं कि आपको ये कहा गया हो कि हम 1100 सीसी की आपको एक ऑटो दे देंगे, 1100 सीसी इंजन का एक ऑटो देंगे, और आपको दे दिया कितने का, 900 का दे दिया। मतलब वहाँ पे क्या हुआ, लो क्वालिटी का सामान आपको प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है, या फिर थोड़े से समय में वो गाड़ी जो है वो खराब होने लग गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार क्या करेगी, एक ब्लैक लिस्ट तैयार करेगी। ठीक है, ब्लैक लिस्ट तैयार करेगी और उसमें इस संस्था या फिर व्यक्ति का नाम शामिल कर लेगी। अब क्या होगा, इन फ्यूचर जितने भी टेंडर होंगे या जितने भी ऐसे निविदाओं से संबंधित काम होंगे, वो कामों, जितने भी जो काम होंगे उन कामों के अंदर या फिर उन जो निविदाएं हैं उनको इस ब्लैक लिस्ट के जितने भी संस्था और व्यक्ति हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब आगे से इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, अब ना तो कोई आप निविदा में शामिल हो सकते ना कोई टेंडर में शामिल हो सकते। ये चीज़ आपको नियम नंबर 7 के अंदर कह रखी है। ठीक है, अलग से इसमें डेफिनेशन दे रखी है अनाचार की, तो आपको ध्यान में रखना है अनाचार नियम नंबर 7 के तहत अनाचार किसको माना गया है, लो क्वालिटी का सामान प्रोवाइड करवाने को। ठीक है, निम्न स्तर का अगर कोई माल प्रोवाइड करवाया गया है तो उसको क्या माना जाएगा, लो क्वालिटी का या फिर अनाचार मान लिया जाएगा, भ्रष्ट आचरण मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में नियम नंबर 8 आ जाता है कि कोई भी मामले हैं, किसी भी पर्टिकुलर मामले के अंदर पर्याप्त नियंत्रण का उपबंधन करना है, मतलब प्रॉपर रूप से कंट्रोलिंग करनी है। उसके जो नमूने हैं, मतलब कि जो सैंपल जो हमें प्राप्त होते हैं उनकी जांच कैसी की जाएगी, ये सब चीज़ें जो है हम नियम नंबर 8 में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नमूनों की जांच है, नमूनों का मतलब है कि कोई भी सैंपल है, जैसे मान के चलो कि आपको रूम बनवाने हैं, किसी भी XYZ कंपनी को आपने 10 हाउसिंग बोर्ड के मकान दे दिए। ठीक है,
या फिर नगर परिषद में ही आपको कोई मकान बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, उसका कुछ सैंपल लोगे पहले। आप पहले से नमूने बनाओगे और नमूनों की जांच की जाएगी। अब वो जो नमूनों की जांच है, वो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कौन करेगा। ठीक है, कौन करेगा? या तो जो भी क्रय अधिकारी है, जो भी परचेजिंग ऑफिसर है, वो क्या करेगा, उसकी जांच करेगा। या फिर इसके द्वारा कोई भी अधिकृत प्राधिकारी, मतलब जैसे क्रय अधिकारी के पास में प्रॉपर समय नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे अधिकारी को भी ऑथोराइज कर सकता है इसके लिए, जांच के लिए। अब ये जो जांच की जाएगी, इसके लिए क्रय अधिकारी जो है वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कल को अगर कोई जांच बैठती है, कुछ कमी पाई जाती है, तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी डिसाइड की गई है, जो चार्जेस कोई अगर लगते हैं, तो वो किस पर लगेंगे, क्रय अधिकारी पे लगेंगे। आगे बात समझ में? तो जो क्रय अधिकारी है वो व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, उत्तरदायी होगा, जो भी जांच है इसके लिए। ठीक है, अब ये जो जांच है, इसके अंदर क्या होगा, कुछ संख्याएं उठाई जाएंगी। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आपके पास में 100 ब्लॉक बनाने हैं, या फिर 100 आपको, या फिर 50 आपको क्या करनी है, गाड़ियां लेनी है। हम गाड़ी का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो इसके 10% नमूनों की हमें जांच करनी है, कम से कम 10% की जांच करनी है। तो संख्या जो है वो नमूनों की जांच के लिए कितनी होगी, 10% कम से कम। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको 5 रूम बनाने हैं या फिर 10 रूम बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, कम से कम उसके 10% की जांच करोगे। मतलब एक रूम की जांच तो आपको करनी ही करनी है। हो सकता है आप ज़्यादा भी कर लो, परंतु 10% कम से कम नमूनों की जांच होनी चाहिए। और वो जांच कौन करेगा, क्रय अधिकारी करेंगे, और उसके अलावा जो भी ऑथोराइज्ड अन्य अधिकारी हैं वो करेंगे। परंतु जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, क्रय अधिकारी की ही होगी। आगे बात समझ में? ये चीजें आपको जांच से संबंधित दे रखी हैं। ठीक है, अब ये जांच होने के बाद में आपके पास दो कंडीशन आ सकती हैं। एक कंडीशन तो ये आ सकती है कि जांच सही पाई जाए। ठीक है, एक तो ये हो सकता है जांच में मतलब जितने भी नमूने हैं वो बिल्कुल जो आपने क्वालिटी डिसाइड की थी उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो। एक हो सकता है कि जांच जो है वो गलत पाई जाए। आगे बात समझ में? अगर सही पाई जाती है तो उसको क्या किया जाएगा, जो भी रजिस्टर है उसके अंदर रिकॉर्ड तैयार कर लिए जाएंगे। मतलब एक रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, स्वीकृत कर लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर जांच गलत पाई जाती है। अब गलत का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है। तो कमी अगर माइनर है, मतलब छोटी है, कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, छोटी मोटी कमी पाई जाती है। मान के चलो कि वही हम वापस से गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने गाड़ी मंगाई, उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा उसके अंदर क्या है, कोई भी डेंट है, या फिर कहीं से पेंट उखड़ गया, तो ये छोटी सी कमी है। तो इस कमी के लिए क्या किया जाएगा, जो भी चार्जेस हैं वो कम कर लिए जाएंगे, या फिर जो भी उसका रुपए हैं उसको क्या किया जाएगा, कम कर लिया जाएगा। आगे बात समझ में? जैसे कोई गाड़ी है, उसकी कीमत क्या है, 4 लाख रुपए है। अब उसके अंदर क्या होगा कि थोड़ा सा पेंट उसका खराब आ गया, तो इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट तो रहेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस गाड़ी की जो कीमत 4 लाख रुपए है, उसमें से 10,000 रुपये जैसे काट के रख लिए, तो उनको पेमेंट कर दिया 3,90,000 रुपये। आगे बात समझ में? तो अगर छोटी गलती है तो ये कर सकते हैं। अगर मान के चलो कोई बड़ा ही फ्रॉड किया जाता है, कोई बड़ी ही कमी अगर हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। आगे बात समझ में? ये आपको दे रखा है नियम नंबर 8 के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, फिर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्वीकृत और अस्वीकृत की जो घटना है, यह घटना आपको 7 दिन के अंदर देनी होगी। मतलब जैसे ही आपको जो सुपुर्द कर देते हैं, या फिर पर्दाय, आपका एक वर्ड यूज किया गया है, तो जो भी स्वीकृत और स्वीकृत का जो मैटर है, स्वीकृत या फिर अस्वीकृत, मतलब आपने कोई भी चीज या जो भी सामान आपने खरीदा है उसको स्वीकृत किया है या अस्वीकृत किया है, ये चीजें ध्यान रखना क्रय अधिकारी द्वारा
क्रय अधिकारी क्या करेगा, अधिकतम 7 दिन के अंदर। ठीक है, क्या होगा, जैसे मान के चलो आपने कोई भी सामान XYZ कोई भी सामान खरीद लिया, अब वो सामान पड़ा है 5-7 महीने, तो अपने आप निश्चित रूप से वो खराब हो जाएगा। तो उसका एक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया कि भैया आपको जैसे सामान मिल जाता है, आपने जांच कर ली, जांच करने का ये जो समय है, ये जितने भी स्वीकृत करना है, मतलब आप उसको रखोगे या नहीं रखोगे, तो ये आपको केवल 7 दिन के अंदर ही बताना पड़ेगा। तो क्योंकि हो सकता है भाई 1 महीने में तो वैसे भी बारिश हो जाए, उसके जंग लग जाए, खराब हो जाए, कोई भी XYZ चीज़ हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि 7 दिन के अंदर अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिसीजन देना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी वित्त समिति के सदस्य हैं, धारा 55 में हमने पढ़ा था वित्त समिति, तो जो भी वित्त समिति के सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, कहीं किसी भी समय जांच कर सकते हैं। अब ये जो जांच है, ये 2 तरह की हो सकती है, नमूनों की भी जांच कर सकते हैं, प्लस जो भी रिकॉर्ड है उनकी भी जांच की जा सकती है, मतलब कोई भी दस्तावेज है उसकी जांच कर सकती है वित्त समिति। उसके अलावा जितने भी नमूने हैं, जितने भी सैंपल हैं, उनकी जांच कर सकती है। आ गई बात समझ में? तो ये आपको दे रखा है नियम नंबर 8 के अंदर। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं। जो भी नमूनों की जांच की जाएगी, अगर कोई मान के चलो सैंपलिंग टेस्टिंग होती है, सैंपल टेस्टिंग होती है, तो वो कौन करेगा, क्रय अधिकारी करेगा, मतलब जो भी परचेजिंग ऑफिसर होगा, या फिर हम इनडायरेक्ट रूप से बोल सकते हैं जो भी आयुक्त है नगर पालिका का, वो करेगा। ठीक है, उसके अलावा कौन कर सकता है, जो भी उसके द्वारा अगर वो कोई XYZ को ऑथराइज कर देता है, तो वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। ठीक है, परंतु जो उत्तरदायित्व होगा, जो भी व्यक्तिगत रूप से, अगर मान के चलो कोई डिफॉल्ट पाया जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से किसे दोषी माना जाएगा, क्रय अधिकारी को दोषी माना जाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी नमूनों की जांच होगी, जितनी भी टेस्टिंग होगी, वो टेस्टिंग के अंदर कम से कम 10%, जो भी कुल संख्या है उसके 10% की जांच होनी आवश्यक है। मान के चलो कि 100 चीज़ें आपने खरीदी हैं, 100 टेम्पो आपने खरीदे हैं कचरे के लिए, 100 गाड़ियाँ आपने खरीदी हैं, या फिर कोई भी एक 100 सामान खरीदे हैं आपने, जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई और उसके अंदर खिड़कियाँ बनवा रहे हैं आप, और आपने 50 खिड़कियां खरीदी, तो उसका 10% की टेस्टिंग तो होनी ही होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो अगर 50 खिड़कियां आप बना रहे हो, तो उसके लिए 5 खिड़कियों की तो आपको प्रॉपर टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। पहली कंडीशन हो सकती है अगर जांच सही पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाएगा और उसको स्वीकृत मान लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है अगर जांच गलत पाई जाती है, मतलब कोई भी डिफॉल्ट पाया जाता है उस सामान के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई छोटी मोटी गलती है, कोई भी छोटी मोटी चीज़ है, तो उसके लिए तो उसके रुपए काट लिए जाएंगे। ठीक है, छोटा मोटा जो भी चार्ज होगा वो काट लिया जाएगा। अगर कोई बड़ा फ्रॉड होता है, बड़े फ्रॉड के अंदर क्या होगा, उसको अस्वीकृत कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो स्वीकृत और अस्वीकृत की जो प्रक्रिया है, ये आपको जो भी सामान मिलता है, उस सामान मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर, अधिकतम 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय लेते हो, तो हो सकता है वो पड़ी पड़ी भी चीज़, सही चीज़ भी गलत हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है, अब ये जितनी भी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के दौरान वित्त समिति के जो सदस्य हैं, ठीक है, वित्त समिति के जो भी सदस्य हैं, वो सदस्य कभी भी इसकी जांच कर सकते हैं। जांच नमूनों की भी हो सकती है, और जांच क्या है, रिकॉर्डों की भी हो सकती है। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको दे रखी है नियम नंबर 8 में। और नियम नंबर 9 क्या कहता है कि अगर कोई भी विज्ञापित मांग होती है, ठीक है, कोई भी मांग की जाती है निविदा से संबंधित, तो उसके जो फॉर्मेट है, जो भी फॉर्मेट है, उनके लिए एक चार्ज लिया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा, और उस शुल्क को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो मान के चलो कोई भी निविदा हम आमंत्रित करते हैं, कोई भी टेंडर हम इनवाइट करते हैं, और उसकी कीमत जो है वो 0.10 लाख, मतलब 10,000 रुपये, 10,000 रुपये तक की अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सॉरी टेंडर हम इनवाइट करते हैं, तो उसके लिए जो चार्ज लिया जाएगा वो 20 रुपये लिया जाएगा। उसी प्रकार जो 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक अगर कोई निविदा या टेंडर हमें अनुमानित रूप से इनवाइट करनी है, और एस्टीमेट उसका बैठ रहा है 10,000 से 1 लाख के बीच में, तो उसका चार्ज कितना लिया जाएगा, 50 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, अगर 1 लाख से 5 लाख तक कोई निविदा अनुमानित है, तो उसके लिए क्या लिए जाएंगे, 100 रुपये लिए जाएंगे। और 5 लाख से 100 लाख, या फिर हम बोल सकते हैं 1 करोड़ रुपये,
तक की अगर कोई निविदा लेनी है तो 200 रुपये करने। और अगर 1 करोड़ रुपए से अधिक, या मैं बोलूँ अगर इस लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करूँ तो लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक आपको अगर कोई टेंडर इनवाइट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मेट के रुपए लिए जाएंगे, वो फॉर्मेट के रुपए कितने लिए जाएंगे, 500 रुपये। अभी फॉर्मेट के रुपए जो आप एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि जो भी फॉर्म चार्ज बोल सकते हो एक तरीके से, सामान्य भाषा में आप फॉर्म चार्ज समझ सकते हो उसको। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर निविदा प्रारूप ही दिया जाएगा, ठीक है। परंतु आप सामान्य अपने समझने के लिए आप इसको फॉर्म चार्ज के रूप में भी मान सकते हो कि आपने जैसे 5 लाख या 6 लाख रुपए की अगर आपने कोई निविदा इनवाइट की है, और अगर उस निविदा का प्रारूप किसी को लेना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 200 रुपये देने पड़ेंगे। आ गई बात समझ में? तो बुक में इसी लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो, हाँ, स्पेशली जो चार्ज है, पहले ये जो चार्ज है ये केवल प्रारूप का चार्ज है। अगर इसके अलावा कोई भी XYZ कोई भी डायग्राम बनता है, मान के चलो आपको कोई नक्शा लगाना साथ में, तो उस नक्शे के या फिर कोई भी अन्य जो भी खर्च है वो अलग से लिए जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी अन्य जो भी खर्च होंगे वो अलग से लिए जाएंगे। ये केवल और केवल आपको टेंडर का जो फॉर्मेट है उसी के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। आज का जो सेशन है वो ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको पूरा कर लेंगे। तो निश्चित रूप से अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है बुक के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी XYZ आपको इस पार्ट बी से रिगार्डिंग कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर देना डायरेक्ट जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे। उसके अलावा जो MCQ और ये जो PPT है, इस PPT को आप प्राप्त कर सकोगे टेलीग्राम से, और व्हाट्सअप नंबर पे आपके कोई भी बुक के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी रहती है, या फिर कोई भी XYZ कोई भी क्वेरी रहती है, आपसे कोई गलत फॉर्म भरा गया है, या फिर कुछ भी पूछना हो आपको, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। जैसे हमें समय मिलेगा आपका रिप्लाई कर देंगे। तो आज का जो सेशन है हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और लाइक आपको कर देना है, ठीक है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, और निश्चित रूप से सफलता जो है वो आपको मिलेगी अगर आप लंबा संघर्ष कर रहे हो। तो टिके रहिए अपनी तैयारी के साथ में। धन्यवाद।